नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त एक बहुत ही खास इंटरव्यू आप देखने वाले हैं, जहां हम मौजूद हैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल ठोक रही हैं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज इस वक्त हमारे साथ स्टेज पर मौजूद है। जोरदार तालियों से स्वागत। प्रचार करके आ रही है। ये 5वें फेज में चुनाव होना है, छठे फेज में, और छठे फेज में चुनाव यानी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा लोगों के बीच पहुंचना पड़ेगा। आज एक फेज खत्म हो गया है, आप तो लोगों से ग्राउंड पर बात कर रही होंगी, किस तरीके के रिस्पांस आ रहे हैं? रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तालियां बज रही है, लेकिन क्या ये 400 पार हो पाएगा या खाली ऐसे हवा हवाई है? अरे बिल्कुल होगा, क्योंकि ये नारा नहीं है। अब की बार 400 पार संकल्प है, और इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएगी भारत की जनता। बांसुरी जी, आपकी माँ इसी दिल्ली में मुख्यमंत्री रही, हालांकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। बिल्कुल लड़ा। विदिशा गई थी। नहीं, दक्षिण दिल्ली से वो उन्होंने यहाँ से 3 चुनाव लड़े। और कैसा रहा था वो चुनाव? जी बहुत अच्छा, जीत के आई थी। तो आपको लगता है कि बेटी ये काम करेगी? जी, उनका आशीर्वाद होगा और मोदी जी की गारंटी पे जनता का अगाध विश्वास है। तो मुझे लगता है कि इस बार 7 की 7 सीटों पर कमल ही खिलेगा। ठीक वहां बगल में आपके वो नई पार्लियामेंट है बांसुरी जी, आपको लगता है कि आप उनमें से एक हो पाएंगी जो वहां पर बैठेंगे? जी, कितना कॉन्फिडेंट है? जी, मैं पूरा निवेदन करती हूँ। देखिए, कॉन्फिडेंट तो हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जनता का अगाध विश्वास है विकसित भारत के इस हकीकत को जो प्रधानमंत्री मोदी बुन रहे हैं। उनका अगाध विश्वास है मोदी जी की गारंटी पे, वो गारंटी जो सभी गारंटी पूरी करने की गारंटी है। इसलिए मैं जानती हूँ कि मेरा रास्ता यहाँ से उस बिल्डिंग तक सुगम है। अच्छा, आपका मुद्दा क्या रहने वाला है? क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन आपको कड़ी टक्कर दे रहा है। सोमनाथ भारती इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके सामने चुनावी मैदान में है। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उनको लग रहा है इसमें आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस का भी उनको समर्थन है। बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद तो नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है, सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए। और रही बात गठबंधन की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस गठबंधन से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी इरोड हुई है। उन्होंने तो शपथ खाई थी अपने बच्चों के जीवन पर कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने 180 डिग्री का यू टर्न कर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। आपको याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक ब्लैक कलर की नोटबुक या डायरी झलकाया करते थे, जिसमें बहुत कद्दावर नाम होते थे जो कांग्रेस लीडरशिप के नाम थे, जिन पे वो आरोप लगाते थे 500 करोड़ के करप्शन क्लब का मेंबर होने के। आज आम आदमी पार्टी जो सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ऐसा लगता है जैसे 500 करोड़ के करप्शन क्लब की मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल कर दी है। लेकिन बांसुरी जी, वो ये कह रहे हैं कि इसका सिंपैथी फैक्टर उनके साथ जुड़ेगा। आपने केजरीवाल को जेल में डाल दिया है इसलिए क्योंकि आप डर गए हैं। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाला है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी अरेस्ट की परिस्थितियों को निर्माण स्वयं करा है। आपको याद होगा, पहला जो उनको समन आया था वो नवंबर 2023 का आया था। 9 समन्स का निरादर कर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जांच एजेंसियों को विवश कर दिया कि वो आकर उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाए। दूसरी बात, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें, और याद रखिएगा, वो पिटीशन केजरीवाल जी ने फाइल करी थी, वो बेल की अर्जी नहीं थी। वो इसलिए फाइल करी गई थी कि वो ये जानना चाहते थे और कोर्ट से पूछ रहे थे मेरी अरेस्ट लीगल है या इलीगल, और कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपकी अरेस्ट बिल्कुल लीगल है, क्योंकि शराब घोटाले में आपकी व्यक्तिगत तौर पर भूमिका रही है किकबैक लेने में, और ये इस देश की कचहरी का मानना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भी भूमिका नहीं है। आप तो वकील भी हैं और इस मामले में भी वकील हैं। इस मामले में मैं वकील नहीं हूँ। वो गलती से संजय सिंह जी की बेल ऑर्डर में ईडी में मेरा नाम गलती से डाला था। अगले दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा के करेक्ट भी कर दिया। अच्छा, तो ये गलतफहमी भी चलिए दूर हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि ईडी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल खूब मीठा खा रहे हैं,
क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए, उन्हें बेल मिल जाए। तो आपके माध्यम से मैं बस निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि जानबूझकर इस तरह अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिए, अपना ख्याल रखिए। लेकिन सब ये कह रहे हैं, और स्टार प्रचारकों में अरविंद केजरीवाल की पत्नी खुद है, और वो ये कह रही है आपको जनता सबक सिखाएगी। देखिए, ये जो जनता है ना, ये बहुत समझदार है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, और खास करके दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। आप देख लीजिएगा 4 जून को 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में दिल्ली की जनता डालेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी केवल अपने सत्ता के मुंह में मदमस्त हैं। आप कह रही हैं कि 7 की 7 सीटें आने वाली हैं, आप कह रही हैं कि 400 पार जाने वाले हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है 150 से 1 सीट ऊपर आपको नहीं मिलने वाली है। आप सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट हैं। ये पहली बार है जब माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के लिए वोट ना कर आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेंगे। उनकी भविष्यवाणियों पे कितना भरोसा है आपको? और हाँ, अजीब सी बात है ना कि विपक्ष जीतने की बात नहीं करता, बस ये कहता तुम्हारी 400 सीटें नहीं आएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने उनको अपनी पिच पर ला दिया है। 400 भले ही ना आए, लेकिन अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। 400 आएगा, मैंने कहा ना, नारा नहीं है, संकल्प है, और संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी भारत की जनता। यहाँ पे जनता मौजूद है, आप में से कितनों को लगता है कि 400 पार जाएंगी? जाएगी नहीं जाएगी? लेकिन कुछ सवाल हैं, आप पूछना चाहेंगे? मैं बांसुरी जी से वो सवाल लूंगी आपके बीच में आकर। कुछ सवाल क्विकली और छोटे सवाल रखिएगा, ताकि जवाब जो है वो आपको तेजी से मिल सके। शुरुआत आपसे, नाम बताइए। मेरा नाम अभिनव है। बीजेपी हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करती है, ऐसा कौन सा काम है जो बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाए बिना नहीं कर पा रही है, जो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ही होगा? अभिनव जी, बीजेपी राम राज्य की बात करती है, और शायद आप भूल रहे हैं कि जब भव्य राम मंदिर का निर्माण करा था, वहीं से आह्वान कर दिया था यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देव से देश की चेतना की और राम से राष्ट्र चेतना की बात करी थी। और ये भगवान राम की कृपा है, लेकिन राम के कृपा के साथ साथ वोट हम मोदी जी के काम पर मांग रहे हैं। ओके। मैम, यहीं दिल्ली में महिला पहलवान धरना देती हैं, आप भी एक महिला कैंडिडेट हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता, उस पर क्या कहेंगे? और एक और छोटा सा सवाल है। पहले ये सवाल, आपका नाम क्या है बेटा? शादाब अनीस। शादाब, जो ये मुद्दा था इसको बहुत संवेदनशीलता के साथ देखा गया है। अनुराग ठाकुर जी भी, बेटा या तो बहस कर लो या सवाल कर लो। बैठ जाइए, आपने सवाल पूछा ना। हाँ, माननीय अनुराग ठाकुर जी ने बार बार संवाद करा है, और मैं आपको बता रही हूं, बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान संवाद से ही निकलता है। भारत की एक एक बेटी महत्वपूर्ण है, और मोदी सरकार इसको पूरी संवेदनशीलता के साथ ही देख रही है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पीछे भी मौजूद हैं। आप प्रोग्राम देखने नहीं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत तादाद में हैं। कोई सवाल जो पूछना चाहेंगे? नहीं, आप पूछ सकते हैं। मैम, मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि आप सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, कहीं जो आप लोग वंशवाद की बात करते हैं, कहीं आप पर भी तो ये आरोप आगे नहीं रहेगा, और आप पर उसका कितना प्रेशर है? मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा, और मुझे इसका जवाब देने का यहाँ पर मौका भी दिया। देखिए, ऐसा है, वंशवाद तब होता है जब आते ही, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर परिवार से आते हैं, आते ही आप नंबर 1 के दावेदार बन जाते हैं। सीएम आप ही बनेंगे क्योंकि आप एक परिवार से आते हैं, पीएम आप ही बनेंगे क्योंकि आप एक परिवार से आते हैं, पार्टी के मुखिया आप ही बनेंगे क्योंकि आप एक परिवार से आते हैं। क्योंकि मेरी माँ एक जनप्रतिनिधि थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। इसका अर्थ ये है कि मुझे भी उतनी ही मेहनत का अवसर मिलना चाहिए, मुझे भी स्ट्रगल का उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना कि किसी और कार्यकर्ता को, जिसके माता पिता जनप्रतिनिधि नहीं है। और बहुत विनम्रता से कहूंगी, मैं राजनीति में श्रीमती सुषमा स्वराज के कारण नहीं हूं। मेरा राजनीति में प्रवेश मां के चले जाने के 4 साल बाद हुआ है।
मेरी संघ आयु 24 वर्ष है। मैंने तो अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ एबीवीपी के एक कार्यकर्ता के रूप में करा था। 10 सालों तक मैंने पार्टी की सेवा पहले एक वकील के तौर पर करी, फिर मैंने पार्टी की सेवा लीगल सेल में को कन्वीनर की भूमिका में निभाकर करी। उसके बाद में दिल्ली प्रदेश भाजपा में मैंने सचिव की भूमिका निभाई और अब जाकर मुझे ये नया दायित्व मिला है। अच्छा, बहुत सारे सवाल यहाँ जनता और दर्शकों के बीच से लिए हैं, लेकिन बांसुरी जी मुझे एक वो मुद्दा बता दीजिए जो आपको जिता देगा और डर जो आपको है कि ये हो गया तो नहीं हो पाएगा। डर तो कोई भी नहीं है, निर्भीक हूं और पूरी मेहनत कर रही हूं और मैं जानती हूं कि परिणाम मेरे ईश्वर के हाथ है। और लेकिन हाँ, रही बात जो आप मुद्दा कह रही हैं, तो देखिए एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो यदि सेवा का मौका मिला तो उसके लिए पुरजोर मैं अपनी आवाज ऊंची कर कर बात करूंगी और उसके लिए सारे प्रयत्न करूंगी। और वो है कि कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं मोदी जी द्वारा जिनको द्वेष की राजनीति के कारण माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया है। जैसे कि आयुष्मान भारत, आप जानती है कि आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का मुफ्त कवर मिलता है बेनिफिशियरी को, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ और द्वेष की राजनीति में दिल्ली की जनता को वंचित रखा है। तो बांसुरी जी आप ये कह रही हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। जोरदार तालियों से एक बार फिर से यहाँ पर बांसुरी जी का इस्तकबाल कीजिए। लेकिन आप अब मैदान में उतर गई हैं और टक्कर कड़ी है, सब कुछ फाइनल हो जाएगा 4 जून को। तो ये थी हमारे साथ बांसुरी स्वराज जो कि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी किस्मत भारतीय जनता पार्टी की सीट से, टिकट से, सिंबल से आजमा रही है। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।